हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में रोजगार इन उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ एंड एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड उन्हीं के द्वारा हम अपने चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि इनमें से हमारे इन सूट कंजर्वेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो इन सूट कंजर्वेशन यानी कि हमारा वैसा कंजर्वेशन या वैसा संरक्षण जिसमें हमारी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, उसके फ्लोरा और फौना को जो भी है वहाँ से नहीं हटाया जाता, उस पर्टिकुलर एरिया में ही उसका संरक्षण करा जाता है। अगर मेरा टाइगर इस एरिया में रहता है तो इसी एरिया में उसको संरक्षित करा जा रहा है, उसे इस एरिया से बाहर नहीं ले जाया जा रहा है। ये हमारा इनसूट कंजर्वेशन होता है। ठीक है, जो बॉटेनिकल गार्डन्स होते हैं हमारे, ये एक्सूट कंजर्वेशन होते हैं, क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन में क्या होता है कि जो इस पर्टिकुलर एरिया के प्लांट्स हैं उनको हटा कर निकाल कर दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहाँ पे उनको संरक्षित करा जाता है, वहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करा जाता है, कंजर्व करा जाता है। ज़ू में भी सेम चीज़ होती है। ज़ू में क्या होता है, इस एरिया के जो एनिमल्स हैं उन्हें बाहर ले जाकर किसी और एरिया में उनको संरक्षित करा जाता है। नेशनल पार्क इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नेशनल पार्क में आपके जो स्पीसीज़ होती हैं, आपके जो फ्लोरा और फौना होता है, वो अपने पार्क के अंदर ही नेचुरली थ्राइव करता है, उसी एरिया के अंदर वो नेचुरली रहता है, उसे कहीं बाहर नहीं ले जाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि उत्तराखंड की स्टेट बर्ड हमारी कौन सी है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा हिमालयन मोनल। तो जो हमारी हिमालयन मोनल होती है वो एक कलरफुल बर्ड होती है हमारी, जो कि आपकी हिमालयन रीजन में पाई जाती है और ये आपका उत्तराखंड का एक सिंबल है। इसकी वजह से ही इसको आपका उत्तराखंड का स्टेट बर्ड जो है डिक्लेयर करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रामसार साइट इन उत्तराखंड इज अ हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड। रामसार साइट्स जो होती हैं वो हमारी वेटलैंड्स होती हैं। ठीक है, वेटलैंड्स यानी कि जो आपकी अर्धभूमि क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे आपका पानी भी होता है, लैंड भी होता है, साथ में होता है। ठीक है, तो हमारी रामसार साइट उत्तराखंड में ऐसी कौन सी जो कि एक हाई एल्टीट्यूड का वेटलैंड है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 4 हमारे को ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमारा आंसर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व है हमारा उत्तराखंड में, ये यहाँ की फर्स्ट रामसार साइट है और ये हमारी माइग्रेटेड जो बर्ड्स होती हैं उसको ये आपकी सपोर्ट करती है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे पास आ रही होती हैं उन्हें ये सपोर्ट करती है और ये आपका एक हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड है, मतलब कि ये आपके ऊंचाई पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमें ये पूछा गया है कि इसमें से हमारा कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से हमारा आंसर है जिम कॉर्बेट। तो जो जिम कॉर्बेट है वो एक नेशनल पार्क है, वो एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, वो एक नेशनल पार्क है। वेयर एज जो हमारे नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स हैं वो हमारे यूनेस्को के द्वारा आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स को घोषित करे जा चुके हैं, लेकिन जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो आपका एक नेशनल पार्क, इट्स नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कंजर्व्ड अंडर मस्क डियर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। तो जो मस्क डियर के प्रोटेक्शन का प्रोजेक्ट था हमारा उत्तराखंड में, उसके अंडर हमारे कौन से एनिमल को कंजर्व करा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को जो भी एनिमल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम्स दे रखे हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। इसका आंसर है हमारा सी, मस्कस लैकोगेस्टर जो है ये हमारा आपके मस्क डियर का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, और इसी को आपका ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ थी हमारे उत्तराखंड में, इसलिए इसको हमारी जो केदारनाथ की सेंचुरी है वहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहाँ पे इसको कंजर्व करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो हमारा कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था। हमारे को साल पूछा गया है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था हमारा वो कौन से साल में हमारा लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो 1973 में हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये लॉन्च करा गया था। इसके अंतर्गत हमारे जो बंगाल टाइगर था अक्रॉस इंडिया उसको हमारा कंजर्व करा गया था, उसको सेव करा गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी उनको लाकर सेव करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन एलिफेंट। अब जो इंडियन एलिफेंट होता है उसका हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका आंसर है हमारा बी, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ठीक है, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस जो है ये हमारे जो इंडियन एलिफेंट है उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और ये जो है आपकी सब स्पीसीज़ होती है आपके एशियन एलिफेंट का, जो कि इंडिया में पाया जाता है और इसको हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर आपका प्रोटेक्ट करके रखा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसार साइट। अब हमें बोला गया है कि इसमें से हमारी रामसार साइट कौन सी नहीं है। तो इसका आंसर है हमारा डी, वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये रामसार साइट नहीं है, ये आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और ये आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो रेड डेटा बुक होती है हमारी, ये किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर है हमारा बी, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। तो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती है हमारी, उसका जो डेटा होता है वो हमारे यूनेस्को के रेड डेटा बुक में डाला जाता है। ठीक है, और ये उसका कंजर्वेशन का स्टेटस भी बताती है स्पीसीज़ का, कि भाई जो आपके एक्सटिंक्ट होने वाली है वो इस समय कौन सी स्टेज पे हैं। ठीक है, ये पूरे स्टेजेस आपके रेड डेटा बुक बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का इसमें से हम कौन सा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है हमारा डी, इंडस्ट्रियल मशीनरी। मतलब कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उसको हम एक इंडस्ट्री की मशीन की तरह नहीं काम करवा सकते। ठीक है, उनको हम उनके उनके थ्रू हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, टूरिज़्म भी होता है क्योंकि लोग उनको देखने के लिए आते हैं, और वाइल्ड लाइफ से हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी काफ़ी जुड़ी है। लेकिन उनको हम एक मशीन की तरह यूज़ नहीं कर सकते जो कि हमारी इंडस्ट्री में रात दिन काम करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका पैंथरा यूंकिया। ठीक है, तो पैंथरा यूंकिया जो है आपका, ये साइंटिफिक नेम होता है हमारे स्नो लेपर्ड का। स्नो लेपर्ड जो होता है ये हमारे काफ़ी हाई एल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है उत्तराखंड के, और इस समय पे ये वर्नरेबल की लिस्ट पे है, मतलब कि ये आपका एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। नेक्स्ट है हमारा कि विच प्रोटेक्टेड एरिया इन उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर मस्क डियर। तो मस्क डियर का भी जैसे कि हमने बात करा था कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारा जो मस्क डियर है उसका कंजर्वेशन करा जाता है, उसको वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है जिससे कि उसकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ करे। ठीक है, तो केदारनाथ सेंचुरी जो है हमारी, वहाँ पे इनका इन सूट कंजर्वेशन करा जाता है, यानी कि उनको उन्हीं के एरिया में प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट प्रोजेक्ट एलिफेंट का एम क्या था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो हमारा एम था वो ये था कि जो हमारे एलिफेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखा जाए, और उनका जो हैबिटाट है यानी कि जहाँ पे उनका आवास है उसको भी रक्षा करके रखा जाए, उसको भी प्रोटेक्ट करके रखा जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमारा जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो हमारा स्टार्ट हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सूट कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने इंसूट कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि वो नेचुरल हैबिटाट के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वैसे एक्सूट कंजर्वेशन जो होता है वो नेचुरल हैबिटाट के बाहर प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा बी, आउटसाइड द नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट IUCN ने जो कैटेगरी करी है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कौन सी कैटेगरी होती है। ठीक है, तो VR जो होती है आपकी, जो VU होती है आपकी, ये आपकी होती है वर्नरेबल के लिए। ठीक है, देन आपकी जो EN होती है ये इंडेंजर्ड के लिए होती है। CR जो है आपकी, ये आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के लिए होती है। और एंटी जो होती है आपकी, ये होती है आपकी नियर थ्रेटेंड, मतलब कि दे आर ऑल, मतलब वो थ्रेटनिंग पे आने वाली हैं। ठीक है, थ्रेटनिंग के बाद फिर वर्नरेबल का स्टेज जो होता है आपका वो सब आता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है हमारा वो है CR, यानी कि आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो है वो आपकी CR की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ये आपके हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी होती है आपका IUCN की, बिफोर एक्सटेंट हो जाए कोई भी, वो होती है आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन उत्तराखंड। अब हमें पूछा गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पूछा गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है, यहाँ पूछा गया है कि कौन सा है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ के आप अच्छे से आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए, नंदा देवी। तो ये जितने भी हमारे नीचे दे रखे हैं इसमें से दो तो हमारी रामसार साइट है और एक हमारा नेशनल पार्क है। सिर्फ जो नंदा देवी है हमारा, यही हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये यूनेस्को ने भी इसको डिक्लेयर करा है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, और ये आपकी पूरी जो हमारी हिमालयन बायोडाइवर्सिटी है उसको इंक्लूड करके रखता है, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके बंगाल टाइगर जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है आपका पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस। ठीक है, तो ये जो पैंथरा टिग्रिस टिग्रिस इसका नेम है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये टाइगर की वो सब स्पीसीज़ है जो कि इंडिया में हमारी पाई जाती है,
और इसी को, ये जो बंगाल टाइगर है, इसी को प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में प्रोटेक्ट करा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ऐसी जो कि रेड डेटा बुक को आपकी पब्लिश करती है। ठीक है, कौन करता है इसको प्रकाशित, कौन इसे पब्लिश करता है? तो IUCN जो है हमारी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, तो यही हमारा जो रेड डेटा बुक है इसको अपडेट करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट विच ईयर वॉज प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो 1992 में हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इनिशिएट करा गया था, ताकि जो हमारे एलिफेंट्स है उनका नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करके रखा जा सके और हमारे एलिफेंट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बर्ड फाउंड कॉमनली इन उत्तराखंड। अब हमें ये बोला गया है कि भाई इनमें से कौन सी हमारी ऐसी चिड़िया है, कौन सा हमारा ऐसा पक्षी है जो कि हमारा कॉमनली उत्तराखंड में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सारस क्रेन। सी इसका आंसर है हमारा, क्योंकि जो सारस क्रेन है हमारा ये मेनली आपका प्लेन्स में पाया जाता है, जो नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन्स होते हैं वहाँ पे। लेकिन उत्तराखंड बीइंग अ हिली रीजन, जो हमारा सारस क्रेन है ये हमारे पास कॉमनली नहीं होता उत्तराखंड में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्रीकल्चर का, डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डेफिनेशन फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री की हमारी इसमें से हमारी कौन सी डेफिनेशन है? ठीक है, कृषि वानिकी जो होती है हमारी, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है, इनमें से कौन सा हमारा जो लाइन है वो उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा सी, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रीज एंड क्रॉप्स ऑन सेम लैंड। यानी कि एक ही भूमि पर जब हम पेड़ों को और फसलों को साथ में उगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे इसी लैंड में यहाँ मेरे पेड़ भी उग रहे हैं और यहाँ मेरी धान भी उग रही है, ठीक है, या मेरे कोई भी अलग क्रॉप उग रही है साथ में, तो उसको हम आपका एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। जब हमारा सेम ही लैंड का सिस्टम जो है वो आपके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री को इंक्लूड कर देता है, यानी कि हमारे कृषि को और हमारी वानिकी को इंक्लूड कर देता है साथ में, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है और जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ सके, इस वजह से तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या प्रिंसिपल नहीं है इसमें से। मतलब कि जो हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यानी कि जो हम ऐसी फार्मिंग कर रहे हैं जिसमें हम कोई केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे, उसमें से इसका क्या प्रिंसिपल नहीं है, कौन सी चीज़ उसमें नहीं यूज़ होती। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा डी, केमिकल डिपेंडेंसी। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से ही हमें पता चल रहा है कि उसमें हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें सिंथेटिक चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जितनी भी केमिकल वाली चीज़ें होती हैं वो सब सिंथेटिक होती हैं, वो सब मैन मेड होती हैं, तो उनको हम नहीं यूज़ करते, जिससे कि जो हमारा सॉइल का हेल्थ है, जो हमारी हमारी जो मिट्टी है उसका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो हमारा बना रहे। ठीक है, संतुलन हमारे इन्वायरमेंट में प्रॉपरली उससे बना रहे। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम केमिकल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रखते, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उसमें यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट विच मैनर इज़ फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा। मतलब कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके मल मूत्र से कौन सा हमारा मैनर बनता है, यानी कि कौन सी हमारी खाद बनती है। तो इसका आंसर होता है हमारा फार्म यार्ड मैनर। ठीक है, फार्म यार्ड मैनर जो होता है आपका, यही आपका एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, ये भी आपका एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, जो कि आपके एनिमल के डंग से, यानी कि जो एनिमल का मल मूत्र होता है उससे बनता है। ठीक है, और उसको आपका स्ट्रॉस के साथ मिक्स करा जाता है, मतलब कि भूसे के साथ में उसे मिक्स करा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फार्म यार्ड मैनर होता है। कॉम्पोस्ट जो होता है ये हमारा एनिमल्स के मल मूत्र के साथ में, इसमें जो आपका किचन का वेस्ट होता है वो भी इसमें एडेड होता है। ठीक है, और कई सारी चीज़ें इसमें एडेड होती हैं, जैसे मतलब मान लो कि आपने कोई सब्ज़ी बना रहे थे, वो सब्ज़ी ख़राब हो गई, तो आपने उसको बनाने से पहले ही भी आप इसमें कॉम्पोस्ट में डाल सकते हो, चावल डलते हैं इसमें, मतलब कोई भी आपका किचन का जो भी वेस्ट है वो सारा का सारा आपका कॉम्पोस्ट में जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में आपके जो केचुए होते हैं वो भी इसमें डलते हैं। ठीक है, जिससे कि उसमें एयर वगैरह जो है वो मेंटेन रहे, तो वो आपका वर्मी कंपोस्ट होता है। ग्रीन मैनर यानी हरी खाद, इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे हरे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको एज हम मैनर यूज़ करते हैं, उनको एज खाद यूज़ करा जाता है, जिससे कि जो हमारी मिट्टी है उसमें आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो ईजिली हो सके और जो खाद है वो मेनटेन होके रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर। मतलब कि इसमें से कौन सा हमारा फर्टिलाइजर ऐसा है जिसमें आपका नाइट्रोजन
इसमें मिला हुआ होता है, नाइट्रोजन उसमें कंटेन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, यूरिया। जो यूरिया होता है वो बहुत ज़्यादा वाइडली हम यूज़ करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है, ठीक है। और ये आपका क्या करता है कि ये आपका लीफ और स्टेम की जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन का मतलब ये है कि सतह पर सिंचाई, मतलब जैसे ये मेरी सतह है, बस इसी के ऊपर जो मेरी सिंचाई हो रही है, जो मेरी सरफेस के ऊपर इरिगेशन हो रही है, इसमें से कौन सा मेथड उसके लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा सी, फरो इरिगेशन। तो फरो इरिगेशन में क्या होता है आपका कि जो वाटर है आपका वो नैरो पाइप्स और चैनल्स के थ्रू फ्लो करता है और आपकी जो क्रॉप्स है उनके बीच में जो रोज़ होती हैं उनके थ्रू आपके क्रॉप्स को मिलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेट विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल एरेशन। मतलब कि हमारी जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है, उसके अंदर आपके हवा के बहाव को इंक्रीज करने के लिए आपका कौन सा मेथड यूज़ होता है। और वाटर रिटेंशन यानी कि पानी को जमा करके रखने के लिए जो भी हमारा मेथड है वो कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर है हमारा भी, ग्रीन मैनर। तो ग्रीन मैनर आपका क्या करता है कि इसको कि कैसे होता है ग्रीन मैनर आपका, जैसे कि ये मेरा एक खेत है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ प्लांट्स उगा दिए पहले, ठीक है। और फिर इन्हीं को प्लो करके, मतलब इन्हीं को मैंने काट कर वापस से इसी खेत में मैंने मिला दिया। तो इससे क्या होता है कि जो मेरे सॉइल है उसका स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और उसमें वाटर रिटेंशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेट आपका जो सिल्वी कल्चर होता है, सिल्वी कल्चर का इसमें से की फीचर हमारा क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा भी, टिम्बर हार्वेस्टिंग एंड रीजनरेशन। इसका मतलब है कि जो हम टिम्बर का हार्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हम लकड़ी काट रहे हैं, तो वो लकड़ी काटने के बाद में उसको हम पुनः आपका रीजनरेट भी करें, मतलब कि उसको हम फिर से रोपण करें, उसका पुनर्रोपण करें, ठीक है। तो सिल्वीकल्चर आपका क्या बोलता है कि ये आपका ग्रोथ केयर एंड हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट करता है। मतलब कि जो हमारे टिम्बर के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो हमें लकड़ी की चीज़ें चाहिए, जो भी हमें वन से अपने फॉरेस्ट से चीज़ें चाहिए, तो उनको हम उगाएं भी, उनका केयर भी करें और फिर उन्हें हार्वेस्ट भी करें। ये नहीं कि मैंने 10 पेड़ काट दिए और मैंने उगाया ज़ीरो। अगर मैंने 10 पेड़ काटे हैं तो उसकी भरपाई करने के लिए मुझे 15 पेड़ उगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सिल्वीकल्चर कि भाई हम उनको उगाएंगे भी, उनकी केयर भी करेंगे और उनको यूज़ भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा NPOP, बी जो हमारा है ऑप्शन है NPOP। तो NPOP जो है आपका, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट जो है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंडिया में बेचने के लिए आपको चाहिए होता है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगा भी रहे हो तो मतलब नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि आपको ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जो लाभ मिलते हैं, जो फार्मर्स हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करते हैं उनके जो जो लाभ होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी रूट डेवलपमेंट जो होती है, यानी कि जो हमारी जड़ों का विकास होता है हमारे प्लांट्स में, उसको कौन सा प्रमोट करता है, इसमें से न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट हमारा उसके लिए ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर है हमारा सी, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है आपका, ये रूट फॉर्मेशन को आपके सपोर्ट करता है और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है प्लांट में, ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा हमारा फर्टिलाइज़र है जो धीरे धीरे करके अपने न्यूट्रिएंट्स को हमारी मिट्टी में छोड़ता चला जाता है, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके। तो इसका आंसर है हमारा बी, वर्मी कंपोस्ट। जो वर्मी कंपोस्ट है आपका, इसके अलावा बाकी सारे जो हैं ये हमारे नॉन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, हमारे सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र है। सिर्फ बी जो है वर्मी कंपोस्ट हमारा, सिर्फ बी, यही आंसर हमारा इसका सही है। क्योंकि ये क्या करता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको आपकी सॉइल में छोड़ता है, और इसीलिए ये आपके सॉइल का जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो हमारे जैविक हमारे को उसमें एक्टिविटी चाहिए होती है, जैविक जीवन होता है हमारी मिट्टी में, उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रॉप रोटेशन किस चीज़ में हेल्प करती है। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले खेत में मैंने इस समय पे चावल उगाए, ठीक है, मैंने यहाँ पे चावल उगाए। अब जब मेरे चावल का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं यहाँ पे
शिमला मिर्च उगा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉप रोटेशन होती है कि हम एक क्रॉप के कटने पे वहाँ पे दूसरी क्रॉप को लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन हमारा क्या करता है, तो इनमें से हमारा इन्हांसिंग सीड जर्मिनेशन से आपके क्रॉप रोटेशन का मतलब नहीं होता। ठीक है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करना, क्रॉप रोटेशन से आपका बहुत बड़े लेवल पे नहीं सॉइल इरोजन आपका प्रिवेंट होता। ठीक है, सी इसका आंसर होगा हमारा कंट्रोलिंग पेस्ट एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, वाटर लॉगिंग इंक्रीज करना जो है ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो इसलिए क्रॉप रोटेशन से आपका डी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, कंट्रोलिंग पेस्ट एंड इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी क्यों होता है, क्योंकि क्रॉप रोटेशन क्या करता है कि जो पेस्ट की साइकिल होती है उसको ब्रेक कर देता है। जैसे मान लो अगर कोई कीड़े मेरे ऐसे हैं जो सिर्फ चावल पे ही लगने हैं, तो मैंने अगर अपने खेत को खाली नहीं छोड़ा, एक सीज़न में मैंने चावल उगाए, दूसरे सीज़न में मैंने उसमें शिमला मिर्च उगा दी, तो वो शिमला मिर्च पे फीड ही नहीं कर सकते, तो जो अंडे भी होंगे वहाँ पे या जो भी वहाँ पे बचे हुए भी होंगे जो भी पेस्ट वहाँ पे, वो सारे के सारे वहीं से मर जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन का बैलेंस होता है वो भी हमारी सॉइल में बना रहता है, क्योंकि हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, ऐसे प्लांट्स हम रोटेट करते हैं जिनमें आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। लेग्यूम्स हम ज़्यादातर जो हैं उनको क्रॉप रोटेशन में लगाते हैं, जिससे कि जो हमारी सॉइल है उसमें नेचुरली आपका जो नाइट्रोजन है वो आके मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज़ द एम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन यानी कि सिंचाई का हमारा एम क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर है हमारा सी, कि जो हम वाटर है उसको सप्लाई करें क्रॉप तक, ताकि जो उनकी ग्रोथ है वो आपकी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, वीड की ग्रोथ हमारी इंक्रीज़ होगी तो वो हमारे लिए गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे का जो वीड है वो हमारे सॉइल का जो न्यूट्रिएंट हमारे क्रॉप को चाहिए था उसको ले लेगा, इसलिए ये जो है ये हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है। रिड्यूस सीड जर्मिनेशन भी हमारे लिए एक नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि अगर हमारा जो बीज है उसमें अंकुरण ही नहीं हो रहा है तो उससे हमारा प्लांट ही नहीं उगेगा। सॉइल का पीएच को आपका मेंटेन करने के लिए हम पानी का इरिगेशन नहीं करते, सॉइल के पीएच को मेंटेन करने के लिए जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका हमारा यूज़ होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो सी है ये हमारा जस्टिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसकी डेफिशिएंसी से जो हमारी लीव्स हैं वो येलो पड़ने लगती है। तो जो ये मेरे प्लांट की लीव्स हैं अगर ये येलो होने लग रही हैं तो यानी कि इसमें कौन से न्यूट्रेंट की, कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी है, तो इसका आंसर है ए, नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन होता है आपका ये हमारी लीव्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्लोरोफिल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी लीफ है वो येलो पड़ने लग जाती है, यानी कि मरने लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हमारी सत कृषि, मतलब कि जिस एग्रीकल्चर को हम लॉन्ग टाइम तक आपका मेंटेन करके चल सकें। ठीक है, तो केमिकल ओवर यूज़ जो है हमारा ये आपका एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या करता है, अगर हम केमिकल को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होने लग जाती है, हमारे प्लांट की फर्टिलिटी ख़राब होने लग जाती है, जो हमारे प्लांट से फ्रूट हमारे लग रहे हैं या जो सीड क्वालिटी जनरेट हो रही है वो सब आपकी रिड्यूस होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो होता है आपका उसमें हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल को आपके अवॉइड करते हैं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट की जो हेल्थ है उसको हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अवॉइड्स मोनोकल्चर एंड इम्प्रूव्स बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि इसमें से कौन सा हमारा ऐसा सिस्टम है जो कि आपका मोनोकल्चर यानी कि एक ही टाइप का एग्रीकल्चर करना, मतलब कि अगर मेरा ये खेत है तो इसमें मैं सिर्फ एक ही टाइप की चीज़ें उगा रही हूँ, तो उसको आपका अवॉइड करता है। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि एक ही जगह पे अलग अलग स्पीसीज़ का इंट्रोडक्शन जो है उसे इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में आपका क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो पेड़ होते हैं उसको हमारे क्रॉप्स के साथ में उगाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है। अब वहाँ पे पेड़ लगेंगे तो वहाँ पेड़ के साथ आपकी बर्ड्स भी आएंगी। ठीक है, और जब हमारी बर्ड्स आएंगी तो बर्ड्स के साथ में वहाँ पे आपके जो हमारे पेस्ट होंगे वो पेस्ट को खा जाएगी बर्ड्स जो होंगी। ठीक है, ऐसे ही जब हमारे क्रॉप्स लगेंगे तो क्रॉप्स के साथ में हमारी छोटी छोटी लेडी बर्ड्स जो होती हैं, जो हमारे अर्थवर्म्स होते हैं वो आएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा हमारा ड्रेनेज का मेथड जो है वो आपका वाटर लॉग्ड क्ले सॉइल जो होती है हमारी, जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसमें जब हमारी वाटर लॉगिंग हो रही होती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा आपका ड्रेनेज का जो मेथड है वो कौन सा सूटेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, आपका जो सब सरफेस ड्रेनेज का आपका मेथड होता है। सब सरफेस ड्रेनेज मेथड क्या होता है आपका, कि सरफेस पे आपका जो भी पानी है उसको आपके सरफेस से निकाल लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपके लेयर्स के बीच में होता है, ये इसलिए से सब सरफेस बोलते हैं। तो ये क्या करता है आपका कि ये आपका एक्सेस वाटर को आपके डीप लेयर जो होती हैं पोरली ड्रेन्ड सॉइल की वहाँ से निकालने में हेल्प करता है। इसलिए जो क्लेई सॉइल होती है हमारी, क्लेई सॉइल क्या करती है आपकी कि ये पानी को बीच बीच में ट्रैप करके रख लेती है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स इसमें उग रहे होते हैं उनके रूट्स में आपके पानी की वजह से उसमें हवा नहीं जा पाती, वो सांस नहीं ले पाते। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो मर भी सकता है। तो इसलिए आपका सब सरफेस ड्रेनेज जो होती है आपकी, ये आपकी क्लेई सॉइल में करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर गोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसका सबसे बड़ा मेजर गोल क्या है आपका। ठीक है, तो इसका मेजर गोल होता है हमारा कि हमारे को जो इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारा, यानी कि जो हमारा प्रकृति का संतुलन है वो हमें बनाकर रखना है। ठीक है, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखने में भी फोकस करती है और आपका इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको भी बनाए रखने के लिए आपका बैलेंस करती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक और भी आपका पर्पज़ होता है कि हमारे को हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिले, हमारे जो सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन हुई रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डेट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर इज रिच इन फॉस्फोरस। मतलब कि इसमें से कौन सी हमारी खाद है वो कौन सी हमारी फॉस्फोरस में रिच होती है। ठीक है, तो जो बोन मील होती है हमारी, ये हमारी फॉस्फोरस में रिच होती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं आपकी, तो उसमें आपका नेचुरली आपका फॉस्फोरस होता है, जिससे कि हमारा जो रूट डेवलपमेंट है वो आपका इम्प्रूव होता है। तो जैसे जो लोग मांस मीट मच्छी खाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उनकी हड्डियों को एज मैनर यानी कि एज खाद यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज बेस्ट सूटेड फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री इन हिली एरिया। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि जिस काइंड ऑफ हमारा फॉरेस्ट्री में, जिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर में हम अपने फॉरेस्ट को, सॉरी हमारे ट्रीज़ को हमारे प्लांट्स के साथ में ग्रो कर रहे हैं, अपनी क्रॉप्स के साथ में ग्रो कर रहे हैं, उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो हिली एरिया में कौन सा हमारा ऐसा क्रॉप है जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बेस्ट सूटेड है। तो इसका आंसर है हमारा सी, जिंजर। क्योंकि जिंजर जो है आपका वो पार्शियल शेड यानी कि जो हल्की हल्की छाई होती है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब हम आपके पेड़ों के साथ में हिली एरिया में कोई चीज़ लगा रहे होते हैं तो जिंजर लगाना बेस्ट होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ बायो फर्टिलाइजर। मतलब कि इनमें से हमारा जैविक फर्टिलाइजर, आपका जैव फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर कौन सा है। तो जो ब्लू ग्रीन अलगे है हमारा, बाकी जो तीनों हैं वो तीनों के तीनों हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। सिर्फ जो ब्लू ग्रीन अलगी है हमारी, ये हमारी एक बायो फर्टिलाइज़र है। तो ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है आपकी, ये क्या करती है कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन में ये रिच होती है और ये उसको फिक्स करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये हमारी जो सॉइल होती है उसको नेचुरली फर्टाइल बनाने में हेल्प करती है। तो जब इनका यूज़ करा जाता है तो ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को हमारी सॉइल में फिक्स करने में ईजिली हेल्प करती है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और फिर से हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं।